नमस्कार दोस्तों। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें भाग 9 में आपका स्वागत है। आज 19वां दिन है और हम दूसरी आदत अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें कि अध्याय को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज पेज नंबर 171 के नीचे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मानसिक चित्रण और कथन। व्यक्तिगत लीडरशिप कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखने से शुरू या ख़त्म नहीं होता। इसके बजाय यह अपनी जीवन दृष्टि और जीवन मूल्यों को लगातार अपने सामने रखने तथा अपने जीवन को इन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के तालमेल में लाने की सतत प्रक्रिया है। और जब आप अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को उतारने की कोशिश करेंगे तो इस प्रयास में आपके सशक्त दाएं मस्तिष्क की क्षमता आपकी हर दिन मदद कर सकती है। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें का यह एक और उदाहरण है। आइए पहले दिए गए उदाहरण की ओर चलें। मान लीजिए मैं एक पिता हूँ जो अपने बच्चों से सचमुच गहराई से प्रेम करता हूँ। मान लीजिए मैं अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट में इसे अपना मूलभूत जीवन मूल्य मानता हूँ, परंतु मान लीजिए हर दिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया कर बैठता हूँ। मैं अपने दाएं मस्तिष्क की मानसिक चित्रण की शक्ति का प्रयोग करके एक कथन लिख सकता हूँ जो दैनिक जीवन में अपने गहरे जीवन मूल्यों के अधिक सामंजस्य में आने में मेरी मदद करेगा। एक अच्छे कथन में 5 मूलभूत तत्व होते हैं। यह व्यक्तिगत होता है, यह सकारात्मक होता है, यह वर्तमान काल में होता है, यह चित्रात्मक होता है और यह भावनात्मक होता है। इसलिए मैं इस तरह की कोई चीज़ लिखता हूँ, यह बहुत संतुष्टिदायक भावनात्मक है कि जब मेरे बच्चे गलत व्यवहार करते हैं तो मैं व्यक्तिगत बुद्धि, प्रेम, दृढ़ता और आत्मनियंत्रण सकारात्मक से प्रतिक्रिया करता हूँ वर्तमान काल। फिर मैं इसका मानसिक चित्रण कर सकता हूँ। मैं इस काम में हर दिन कुछ मिनट लगा सकता हूँ और अपने मन तथा शरीर को पूरी तरह विश्राम की अवस्था में ला सकता हूँ। मैं उन स्थितियों के बारे में सोच सकता हूँ जिनमें मेरे बच्चे गलत व्यवहार कर सकते हैं। मैं उस दृश्य का मानसिक चित्रण पूरे विवरणों के साथ कर सकता हूँ। मैं उस कुर्सी की बनावट को महसूस कर सकता हूँ जिस पर मैं बैठा हूँ, अपने पैरों के नीचे के फर्श को, उस स्वेटर को जिसे मैंने पहन रखा है। मैं अपनी बेटी द्वारा पहने हुए कपड़ों और उसके चेहरे के हाव भाव देख सकता हूँ। मैं जितनी ज़्यादा स्पष्टता और सटीकता से विवरणों की कल्पना कर सकूंगा, उतनी ही ज़्यादा गहराई से मैं इसे अनुभव करूंगा। उस स्थिति को मैं दर्शक के रूप में कम और सहभागी के रूप में अधिक देखूंगा। फिर मैं यह देख सकता हूँ कि मेरी बेटी कोई ऐसा काम करती है जिससे आम तौर पर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और मेरा पारा चढ़ जाता है, परंतु अपनी सामान्य प्रतिक्रिया को देखने के बजाय मैं यह देख सकता हूँ कि मैं प्रेम, शक्ति तथा आत्मनियंत्रण द्वारा इस स्थिति से निपट रहा हूँ जैसा मैंने कथन में संकल्प किया है। मैं ऐसा प्रोग्राम या स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ जो मेरे जीवन मूल्यों और व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट के सामंजस्य में हो। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दिन ब दिन मेरा व्यवहार बदलेगा। अपने माता पिता, समाज, आनुवंशिकता या परिवेश द्वारा मुझे थमाई गई स्क्रिप्ट्स के अनुसार जीने के बजाय मैं उस स्क्रिप्ट के हिसाब से जीऊँगा जिसे अपने चुने हुए जीवन मूल्यों के अनुसार मैंने खुद लिखा है। मैंने अपने पुत्र सीन को प्रोत्साहित किया है कि वह कथन की इस प्रक्रिया का प्रयोग अपने फुटबॉल कैरियर में करे। हमने इसे तब शुरू किया जब वह हाई स्कूल में क्वार्टर बैक के रूप में खेलता था और अंततः मैंने उसे सिखाया कि वह अकेले यह काम कैसे कर सकता है।
पहले तो गहरी सांस लेकर और धीरे धीरे मांसपेशियों को शिथिल करने की तकनीक द्वारा मैं उसे तनाव मुक्त मानसिक अवस्था में लाने की कोशिश करता था, ताकि वह अंदर से शांत हो जाए। फिर मैं यह मानसिक चित्रण करने में उसकी मदद करता था कि वह सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। वह इस बात की कल्पना करता था कि फुटबॉल के मैच में उसकी ओर तेजी के साथ जबरदस्त आक्रमण हो रहा है। उसे उस आक्रमण को समझकर उस पर प्रतिक्रिया करना थी। फिर वह कल्पना करता था कि उसे रक्षा पंक्ति के इरादों को समझने के बाद गेंद को आगे बढ़ाना था। वह यह कल्पना करता था कि वह पहले, दूसरे और तीसरे रिसीवर के इरादों को एक ही झटके में ताड़ रहा। वह उन विकल्पों की कल्पना करता था जिन पर वह सामान्यतया विचार ही नहीं करता था। उसने मुझे एक बार बताया कि अपने फुटबॉल कैरियर में वह लगातार तनाव महसूस कर रहा है। जब हमने बातचीत की तो मैंने पाया कि वह तनाव का मानसिक चित्रण कर रहा था। इसलिए हमने प्रबल तनाव की परिस्थिति में तनाव मुक्त रहने के मानसिक चित्रण पर मेहनत की। हमने यह जाना कि मानसिक चित्रण की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गलत चीज की काल्पनिक तस्वीर बनाएंगे तो आपको परिणाम में भी गलत तस्वीर ही मिलेगी। डॉक्टर चार्ल्स गारफील्ड ने खेल जगत और बिजनेस की दुनिया में उच्चतम प्रदर्शन करने वालों पर व्यापक शोध किया है। जब वे नासा के कार्यक्रम में काम कर रहे थे तब उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जाने से पहले धरती पर कृत्रिम परिवेश में हर चीज की बार बार रिहर्सल करते देखा। यहीं से पीक परफॉर्मेंस में उनकी दिलचस्पी जाग गई। हालांकि वे गणित में पीएचडी थे, परंतु उन्होंने दोबारा कॉलेज जाकर मनोविज्ञान में डॉक्टरेट करने तथा पीक परफॉर्मर्स के गुणों का अध्ययन करने का निश्चय किया। उनके शोध में एक प्रमुख बात यह सामने आई कि लगभग सभी विश्व स्तरीय खिलाड़ी और अन्य पीक परफॉर्मर्स मानसिक चित्रण करते थे। वे अपनी विजय को देखते थे, उसे महसूस करते थे, उसे वास्तव में कर दिखाने से पहले उसका अनुभव करते थे। वे अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते थे। आप भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में यह कर सकते हैं। किसी प्रदर्शन से पहले, सेल्स प्रस्तुति से पहले, किसी मुश्किल मुकाबले से पहले या किसी लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती से पहले इसे स्पष्टता से, विस्तार से, चित्रात्मकता से लगातार बार बार देखें। इसके प्रति आंतरिक आरामदेह दायरा बनाएं। फिर जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको वह अपरिचित नहीं लगेगी, आप उससे भयभीत नहीं होंगे। आपका रचनात्मक व कल्पनाशील दायां मस्तिष्क आपके व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट की रचना करने और इसे जीवन में उतारने के काम में आपकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक है। बहुत सी पुस्तकें और ऑडियो वीडियो टेप्स उपलब्ध हैं जो मानसिक चित्रण करने और कथन लिखने की प्रक्रिया से संबंधित हैं। इस क्षेत्र की कुछ नवीनतम खोजों में सब लिमिनल प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और तनाव मुक्ति तथा आत्मचर्चा की प्रक्रियाओं के नए रूप शामिल हैं। इन सब में प्रथम रचना के मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या, विस्तार और अलग अलग प्रक्रियाएं शामिल हैं। सफलता के साहित्य की समीक्षा करते समय इस विषय पर लिखी सैकड़ों पुस्तकों के संपर्क में आया। हालांकि कुछ के दावे अतिशयोक्तिपूर्ण थे और उनमें वैज्ञानिक प्रमाणों के बजाय किस्से कहानियों पर जोर दिया गया था, परंतु मुझे लगता है कि अधिकांश पुस्तकें मूलभूत रूप से सही हैं। इनमें से अधिकांश मूलतः बाइबल के अध्ययन से प्रेरित नजर आती हैं। मानसिक चित्रण करने तथा कथन लिखने की तकनीकें प्रभावकारी व्यक्तिगत लीडरशिप में सुविचारित लक्ष्यों तथा सिद्धांतों के आधार से स्वाभाविक रूप से उभरती हैं, जो किसी व्यक्ति के जीवन का केंद्र बन जाते हैं। ये तकनीकें दोबारा स्क्रिप्ट तथा प्रोग्राम लिखने में अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं। इनमें व्यक्ति के दिलो दिमाग में उद्देश्यों तथा सिद्धांतों के प्रति गहरे संकल्प की स्क्रिप्ट लिखने की प्रबल शक्ति होती है। मुझे विश्वास है कि सभी धर्मों के केंद्र में अलग अलग भाषाओं में लिखे गए एक जैसे सिद्धांत और उदाहरण हैं।
साधना, प्रार्थना, संकल्प, परंपरा, धर्म ग्रंथ का अध्ययन, परानुभूति, करुणा तथा विवेक और कल्पना दोनों के प्रयोग के कई अलग अलग रूप। परंतु अगर ये तकनीकें व्यक्तिगत आधारित नीति शास्त्र का हिस्सा बन जाती हैं और चरित्र तथा सिद्धांतों से विमुख हो जाती हैं, तो उनका अन्य केंद्रों की खातिर दुरुपयोग और अनुचित प्रयोग हो सकता है, खासकर आत्मा के केंद्र की खातिर। कथन लिखना और मानसिक चित्रण करना प्रोग्रामिंग के रूप में है, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम खुद को किसी ऐसी प्रोग्रामिंग की अनुमति न दें जो हमारे मूलभूत केंद्र के सामंजस्य में न हो, या जो उन स्रोतों से आती हो जो सही सिद्धांतों के बजाय पैसा कमाने, स्वार्थ या अन्य क्षेत्रों पर केंद्रित हो। कल्पना का प्रयोग क्षणिक सफलता को हासिल करने के लिए भी किया जा सकता है, जो भौतिक सफलता या इसमें मेरे लिए क्या है पर ध्यान केंद्रित करने से मिलती है। परंतु मेरा मानना है कि कल्पना का अधिक उच्च प्रयोग विवेक के साथ होता है, ताकि आत्मा या खुद के पार जाकर योगदान देने वाले जीवन की रचना की जाए। एक ऐसा जीवन जो अनूठे उद्देश्य और परस्पर निर्भर वास्तविकता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर आधारित हो। भूमिकाएं और लक्ष्य पहचानना। जाहिर है, तार्किक शाब्दिक बायां मस्तिष्क तब महत्वपूर्ण बन जाता है जब आप अपने दाएं मस्तिष्क की छवियों, भावनाओं और तस्वीरों को लिखित मिशन स्टेटमेंट के शब्दों में उतारने की कोशिश करते हैं। जिस तरह श्वास के व्यायाम शरीर और मस्तिष्क को एकीकृत करने में मदद करते हैं, उसी तरह लिखना एक तरह की साइको न्यूरल मांसपेशीय गतिविधि है जो चेतन और अवचेतन मस्तिष्कों के बीच सेतु बनाने और उन्हें एकीकृत करने में मदद करती है। लिखने से विचार स्पष्ट होता है और रूप धारण करता है। इससे समग्र को हिस्सों में तोड़ने में मदद मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत सी अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। हमारे पास भिन्न क्षेत्रों या भूमिकाओं में जिम्मेदारी होती है। उदाहरण के तौर पर मेरी भूमिका एक व्यक्ति, पति, पिता, शिक्षक, चर्च के सदस्य और बिजनेसमैन की हो सकती है, और इनमें से हर भूमिका महत्वपूर्ण है। जब लोग जीवन में अधिक प्रभावकारी बनने के लिए मेहनत करते हैं, तो यह प्रमुख समस्या सामने आती है कि वे पर्याप्त विस्तार से नहीं सोचते हैं। वे प्रभावकारी जीवन के लिए आवश्यक अनुपात, संतुलन और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र के एहसास को खो देते हैं। वे काम के पीछे पागल होकर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर सकते हैं। व्यावसायिक सफलता के नाम पर वे अपने जीवन के सबसे मूल्यवान रिश्तों की अपेक्षा कर सकते हैं। आपके मन में यह विचार आ सकता है कि आप अपने मिशन स्टेटमेंट को टुकड़ों में बांट लें और अपने जीवन की भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग लक्ष्य बना लें, जिन्हें आप हर क्षेत्र में हासिल करना चाहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मिशन स्टेटमेंट न सिर्फ अधिक संतुलित होगा, बल्कि इस पर काम करना भी अधिक आसान होगा। अपनी व्यावसायिक भूमिका की तरफ देखें। हो सकता है आप सेल्समैन या मैनेजर या प्रोडक्ट विकसित करने वाले हों। आप इस क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं? वे कौन से जीवन मूल्य हैं जिन्हें आपका मार्गदर्शन करना चाहिए? अपनी व्यक्तिगत भूमिकाओं के बारे में सोचें। पति, पत्नी, पिता, माता, पड़ोसी, मित्र, आप इन भूमिकाओं में क्या करना चाहते हैं? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? सामुदायिक भूमिकाओं के बारे में सोचें। राजनीतिक क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा, स्वयंसेवी संगठन। एक एग्जीक्यूटिव ने भूमिकाओं तथा लक्ष्यों के विचार का प्रयोग करके नीचे दिया मिशन स्टेटमेंट तैयार किया है। मेरा लक्ष्य ईमानदारी से जीना और दूसरों के जीवन में फर्क पैदा करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं परोपकार करता हूँ। मैं हर व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। मैं त्याग करता हूँ। मैं अपना समय, योग्यता और संसाधन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करता हूँ। मैं प्रेरित करता हूँ। मैं उदाहरण पेश करके सिखाता हूँ कि हम सब प्रेम पूर्ण पिता यानी ईश्वर की संतान हैं और हर बड़ी समस्या को हराया जा सकता है। मैं प्रभाव डालता हूँ। मैं जो करता हूँ उससे दूसरों के जीवन में फर्क पड़ता है। ये भूमिकाएं मेरे लक्ष्य को हासिल करने में प्राथमिक हैं।
पति, मेरा जीवन साथी मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। साथ मिलकर हम सद्भाव, परिश्रम, परोपकार और मितव्ययिता के फलों का योगदान देते हैं। पिता, मैं जीवन का अधिकाधिक आनंद लेने में अपने बच्चों की मदद करता हूँ। पुत्र, भाई, मैं समर्थन और प्रेम देने के लिए अक्सर वहां होता हूँ। ईसाई, ईश्वर मुझ पर विश्वास कर सकता है कि मैं अपनी शपथ निभाऊंगा और उसके अन्य पुत्रों की सेवा करूंगा। पड़ोसी, दूसरों के प्रति मेरे कार्यों के द्वारा यीशु का प्रेम प्रकट होता है। परिवर्तन का कारक, मैं बड़े संगठनों में उच्च कार्य प्रदर्शन के विकास का उत्प्रेरक हूँ। विद्यार्थी, मैं हर दिन महत्वपूर्ण नई चीजें सीखता हूँ। अपने जीवन की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के संदर्भ में अपना मिशन स्टेटमेंट लिखने से आपको संतुलन तथा सुव्यवस्था मिलती है। यह आपकी हर भूमिका को स्पष्टता से आपके सामने रख देता है। आप यह सुनिश्चित करने के लिए अक्सर अपनी भूमिकाओं की समीक्षा कर सकते हैं कि आप किसी एक भूमिका में पूरी तरह से तल्लीन होकर बाकी भूमिकाओं की अपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं, जो आपके जीवन में उतनी ही या अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी विभिन्न भूमिकाओं को पहचानने के बाद आप उन दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं जो आप प्रत्येक भूमिका में हासिल करना चाहते हैं। हम एक बार फिर दाएं मस्तिष्क के क्षेत्र में हैं, क्योंकि हम कल्पना, रचनात्मकता, विवेक और प्रेरणा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये लक्ष्य सही सिद्धांतों पर आधारित मिशन स्टेटमेंट के विस्तार हैं, तो ये उन लक्ष्यों से काफी अलग होंगे जिन्हें लोग आमतौर पर बनाते हैं। ये सही सिद्धांतों और प्राकृतिक नियमों के तालमेल में होंगे, जिससे आपको उन्हें हासिल करने की अधिक शक्ति मिलती है। ये किसी दूसरे के लक्ष्य नहीं हैं जिन्हें आपने आत्मसात कर लिया है। ये आपके अपने लक्ष्य हैं। या आपके गहनतम जीवन मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, या आपकी अनूठी योग्यता और आपके लक्ष्य के एहसास को दर्शाते हैं। और ये जीवन में आपकी चुनी हुई भूमिकाओं से विकसित होते हैं। प्रभावकारी लक्ष्य मुख्यतः गतिविधि के बजाय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पता लगाता है कि आप कहां पर होना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में यह निर्धारित करने में आपकी मदद करता है कि आप इस समय कहां हैं। प्रभावकारी लक्ष्य आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि वहां कैसे पहुंचा जाए, और आपको यह भी बताता है कि आप कब वहां पहुंच गए हैं। यह आपके प्रयासों और ऊर्जा को एक सूत्र में बांधता है। यह आपके हर कार्य को सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण बनाता है, और यह अंततः दैनिक गतिविधियों में उतर सकता है, ताकि आप प्रोएक्टिव बनकर अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लें। आप हर दिन ऐसी चीजें करने में समर्थ बन रहे हैं जो आपके व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को पूरा करने में आपको सक्षम बनाएगी। भूमिकाएं और लक्ष्य आपके व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को संरचना तथा सुव्यवस्थित दिशा देते हैं। अगर आपने अब तक किसी तरह का व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट नहीं बनाया है, तो यह शुरुआत करने के लिए अच्छा स्थान है। अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों को चुन लें। इसके बाद हर क्षेत्र में 2-3 महत्वपूर्ण परिणामों को चुन लें, जिनके बारे में आपको लगता है कि आगे बढ़ने के लिए आपको इन्हें हासिल करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको अपने जीवन का समग्र दृष्टिकोण तथा दिशा का एहसास मिलता है। जब हम तीसरी आदत की ओर बढ़ेंगे तो हम अल्पकालीन लक्ष्यों के बारे में अधिक गहराई से विचार करेंगे। इस बिंदु पर महत्वपूर्ण काम है भूमिकाओं और दीर्घकालीन लक्ष्यों को चुनना जो आपके व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट के अनुरूप हों। जब हम तीसरी आदत यानी जीवन तथा समय के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन पर आएंगे, तो ये भूमिकाएं और लक्ष्य प्रभावकारी लक्ष्य बनाने और उन्हें हासिल करने का आधार प्रदान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल। जय हिंद, जय भारत।